ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 321 पाताल लोक की जहरीली ज्वाला को पकड़ना। आकाशीय जहर संत की स्मृति को पूरी तरह से निकालने के बाद गुहे ने अपना ध्यान वापस लौटाया। जियो यिक्सियन के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव को देखा। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने पूछा, हे जियान क्या तुम अपने शिक्षक के अजीब तरीकों से डरी हुई हो, या शायद तुम्हें लगता है कि मेरे तरीके बहुत बुरे हैं? गुहे का सवाल सुनकर जियो यिक्सियन पहले तो दंग रह गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, गुरु, आत्माओं को भस्म करने का आपका तरीका वास्तव में कुछ हद तक भयानक है, लेकिन जियान बिल्कुल भी नहीं डरी है। युनलैंड संप्रदाय को छोड़ने और जियामा साम्राज्य में आने के बाद से जियो यिक्सियन ने दुनिया के कई अंधेरे पक्षों को देखा था और खुद कई लड़ाइयों में भाग लिया था। उसने 10 लाख लाशों का घिनौना नजारा भी देखा था, इसलिए आत्माओं को भस्म करने का दृश्य उसके लिए अपेक्षाकृत हल्का था। इसके अलावा जियानर का मानना है कि इस दुनिया में सारी शक्ति न तो बुरी है और न ही धार्मिक। जो वास्तव में इसकी प्रकृति निर्धारित करता है वह है इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति के इरादे बुरे हैं तो चाकू या तलवार भी उसे राक्षस में बदल सकती है। जियाओ यिक्सियन ने आगे कहा, बिल्कुल बिल्कुल बहन जियानर बिल्कुल सही कह रही है। शून्य जानवर ने बगल से सहमति में अपने हाथ ताली बजाए। जियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुनने के बाद गुहे की मुस्कान और भी गर्म हो गई। उसने आह भरी, वास्तव में जियानर, आपकी समझ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का चरित्र है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरु, जियाओ यिक्सियन ने कहा। गुहे की प्रशंसा सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद जियाओ यिक्सियन ने थोड़ा संकोच किया और कहा, गुरु, क्या आपको यहाँ बुलाने का मतलब है कि मैं मिशन में विफल हो गया हूँ? उसके हाव भाव देखकर गुहे ने हंसते हुए कहा, मुझे बुलाना तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ा है और मेरे द्वारा सौंपे गए मिशन से कोई टकराव नहीं है। सच में मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ बुलाने का मतलब है कि मिशन विफल हो गया, लेकिन इस तरह मैं अभी भी शेष कार्य पूरे कर सकता हूँ। गुहे का उत्तर सुनकर जियो यिक्सियन के चेहरे पर राहत दिखी। जियान, मैं यहाँ केवल एक प्रक्षेपण के रूप में हूँ और लंबे समय तक नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हो सके अपने कार्यों को पूरा करो और संप्रदाय में लौटने की तैयारी करो। गुहे ने अचानक कहा, मम्मा, मैं कार्य पूरा करूंगा और जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। गुहे के शब्दों को सुनकर जियो यिक्सियन ने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में वह गुहे के प्रक्षेपण के उल्लेख के बारे में बहुत उत्सुक थी। प्रक्षेपण, ये किस तरह की विधि है? यह मास्टर को अनगिनत दूरियों को पार करने और तुरंत मेरे बगल में प्रकट होने की अनुमति देता है। जियो यिक्सियन ने खुद से सोचा। अपनी जिज्ञासा के बावजूद जियाओ यिक्सियन ने प्रक्षेपण के बारे में और कुछ नहीं पूछा, बल्कि एक अन्य चिंता के बारे में पूछा। शिक्षक, वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन यानरान अपने कार्यों में कैसे प्रगति कर रहे हैं? क्या वे मुझसे तेज हैं? जियाओ यिक्सियन ने चंचलता से पूछा। उसका प्रश्न सुनकर गुहे ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा और कहा, मुझे अभी तक आपकी कनिष्ठ बहन यानरान की स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मैं कल आपके वरिष्ठ भाई से मिलने गया था। उसने अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए स्टोन डेजर्ट सिटी में रहने का विकल्प चुना है। वह पहले ही अपने कार्य पूरे कर चुका है। वरिष्ठ भाई से जैसी उम्मीद थी। जियाओ यिक्सियन ने लियूलिंग की प्रशंसा की, फिर कहा, शिक्षक, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में कनिष्ठ बहन यानरान से मिलूंगा। मम्मा, जैसा आप ठीक समझें वैसा ही व्यवस्थित करें। इसके साथ ही गुहे की नज़र सिंहासन पर स्काई पॉइजन सेंट द्वारा छोड़े गए कंकाल पर गई। आमतौर पर एक डू सेंट के मरने के बाद भी उनकी हड्डियां खजाने की तरह होती हैं। खास तौर पर डू संत की हड्डियों के भीतर की मज्जा, जिसे डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञों के लिए सर्वोच्च खजाना माना जा सकता है। गुहे ने धीरे से अपना हाथ उठाया, दूर से कंकाल को अपनी ओर खींचने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही अदृश्य शक्ति ने हल्के से कंकाल को छुआ, वह अचानक ढह गया, असंख्य छोटे धूल कणों में बिखर गया जो सिंहासन पर बिखर गए, पीछे कुछ भी उपयोगी नहीं बचा। ये देखकर गुहे को अचानक एहसास हुआ, ये समझते हुए कि जियाओ जुबान का प्रहार स्काई पॉइजन सेंट के लिए विनाशकारी रूप से घातक था। चलो नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को देखने चलते हैं। एक हल्की आह के साथ गुहे ने अपना हाथ हिलाया, उसके सामने अंतरिक्ष में एक काली दरार को चीर दिया। फिर उसने जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर को इसके माध्यम से आगे बढ़ाया। जब तीनों फिर से प्रकट हुए तो वे विषैले दलदल के ऊपर मंडरा रहे थे। दलदल के ऊपर मंडराते हुए गुहे और अन्य लोगों को नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। अचानक शून्य जानवर ने अपनी बचकानी आवाज में गर्व के साथ कहा, मास्टर, मैंने अभी उस छोटी तितली को अच्छी तरह से पीटा है। यह अब छिपी होगी।
तुम वाकई कुछ खास हो। शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। ज़ियाओ यिक्सियन ने शून्य जानवर के सिर को खुशी से थपथपाते हुए कहा। उसे इस छोटे से जीव के प्रति सच्ची कृतज्ञता और स्नेह महसूस हुआ जिससे वह हाल ही में मिली थी। हे, ये कुछ भी नहीं है। शून्य जानवर शर्म से मुस्कुराया। पाताल लोक की जहरीली लौ कहाँ छिपी हो सकती है? जियो यिक्सियन ने अचानक पूछा। जैसे ही जियो यिक्सियन ने बोलना समाप्त किया, गूहे ने धीरे से कहा, मैं इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। फिर जियो यिक्सियन और शून्य जानवर के प्रतिक्रिया करने से पहले गूहे ने उन्हें फिर से दूर कर दिया। बस कुछ ही सांसों में गूहे ने जियो यिक्सियन और शून्य जानवर को एक प्राचीन शहर के ऊपर आकाश में ले आया, लेकिन फिर भी पाताल लोक की जहरीली लौ का कोई निशान नहीं था। पहुंचने पर जियो यिक्सियन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अनुमान लगाया, मास्टर, क्या ये हो सकता है कि पाताल लोक की जहरीली लौ भूमिगत अंधेरी नदी में गोता लगा गई हो? बिल्कुल। गूहे ने डू क्यूई की दो भयानक किरणों को जमीन की ओर छोड़ने से पहले मंद मंद मुस्कुराया। बूम, धमाका। दो जबरदस्त विस्फोटों के साथ प्राचीन शहर की चौड़ी सड़कें फट गईं, जिससे कई मीटर चौड़ी और दसियों मीटर गहरी दो बड़ी दरारें बन गईं। जल्द ही दरारों से अत्यधिक विषैले हरे पानी की एक धारा बहने लगी और हरे पानी की झील के पास की दरार से एक बैंगनी आकृति तेजी से उभरी। जैसे ही बैंगनी आकृति ने अंधेरी नदी के दूसरे हिस्से में गोता लगाने का प्रयास किया, गूहे एक चांदी की बिजली के बोल्ट में बदल गया जो अकल्पनीय गति से बैंगनी आकृति तक पहुंच गया। वो गूहे के अचानक प्रकट होने से चौंककर बैंगनी आकृति ने एक अवर्णनीय चीख निकाली। अध्याय 322 अथाह दानव ज्वाला। यहाँ रहो। बैंगनी आकृति के पास पहुंचकर गूहे ने धीमी आवाज में चिल्लाया, जल्दी से कई रहस्यमयी हाथ की मुहरें बनाईं। जैसे ही ये मुहरें पूरी हुईं, बैंगनी लपटें उसकी हथेली से उठीं, जो एक विशाल बैंगनी अग्नि जाल में बदल गईं, जिसने नेदरवर्ल्ड जहर की लौ द्वारा बनाई गई बैंगनी तितली को ढंक दिया। हालांकि प्रक्षेपण जादू गूहे के खजाने को प्रक्षेपित नहीं कर सका, लेकिन उसकी जन्मजात दिव्य अग्नि उसके शरीर के साथ विलीन हो गई थी, उसका एक हिस्सा बन गई थी और स्वाभाविक रूप से उसके साथ प्रक्षेपित हो सकती थी। इस समय उसकी जन्मजात दिव्य अग्नि के जाल के नीचे, जो अमर अग्नि और नौ नेदर फ्लेम का एक सम्मिलन था, नेदरवर्ल्ड जहर की लौ का कोई प्रतिरोध नहीं था और गूहे द्वारा विशाल दरार से बाहर निकाला गया। वाह मास्टर, आप अद्भुत हैं, जियो यिक्सियन ने उत्साह से कहा। गूहे ने शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड जहर की लौ को एक पल में वश में कर लिया। जियान, इस नर्क की जहरीली ज्वाला का सबसे शक्तिशाली पहलू इसकी अंतर्निहित विषाक्तता है। आमतौर पर भले ही कोई इसे वश में कर ले, लेकिन वे इसे खाने या परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आप अलग हैं। अपने शोकपूर्ण जहर शरीर के साथ आप स्वाभाविक रूप से इसकी विषाक्तता का प्रतिकार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा नर्क की जहरीली ज्वाला चरम यांग ऊर्जा से भरी अन्य ज्वालाओं के विपरीत आपके जहर डू क्यूई के साथ संघर्ष नहीं करेगी। आज मैं आपके लिए नर्क की जहरीली ज्वाला का सार निकालूंगा ताकि आप इसे खा सकें और परिष्कृत कर सकें। जैसे ही गूहे ने बात की, उसने दिव्य अग्नि तकनीक का संचालन जारी रखा। दिव्य अग्नि तकनीक के भयंकर हमले के तहत विशाल बैंगनी तितली संघर्ष करने लगी और चीखने लगी। उसकी आवाज़ दया की याचना जैसी थी। हालांकि गूहे इन ध्वनियों से अप्रभावित रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि वह रहस्यमयी हाथ की मुहरें बनाता रहा। कुछ ही पलों में 3 मीटर बड़ी बैंगनी तितली कांपने लगी और एक नवजात शिशु के हाथ के आकार की छोटी बैंगनी तितली उसके शरीर से उड़कर बाहर आ गई। छोटी बैंगनी तितली को आते देख गूहे ने उसे आग के जाल से जल्दी से पकड़ लिया और सीधे ज़ियाओ यिक्सियन को सौंप दिया। क्या ये पाताल लोक की जहर की लौ का सार है? ज़ियाओ यिक्सियन ने गूहे के हाथ में छोटी क्रिस्टलीय पंखों वाली बैंगनी तितली को देखा। उसकी स्पष्ट आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने धीरे से तितली के पंखों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत एक झुलसाने वाला दर्द उसकी उंगलियों को जला देता है, जिससे वह जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है। ज़ियाओ यिक्सियन को बैंगनी तितली द्वारा जलते हुए देखकर गूहे ने उसे याद दिलाया, ज़ियान, पाताल लोक की जहर की लौ का सार छोटा हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय में जमा हुआ है। इसका तापमान इसकी विषाक्तता जितना ही भयानक है। आपको इसे सीधे नहीं छूना चाहिए या उचित तैयारी के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। समझ गया मास्टर। गूहे की चेतावनी पर ध्यान देते हुए ज़ियाओ यिक्सियन ने तुरंत अपने हाथ को भूरे रंग के डू क्यूई में लपेट लिया। अपने जहर डू क्यूई की सुरक्षा के साथ उसने छोटी बैंगनी तितली को सावधानी से पकड़ना शुरू कर दिया। इस बार जहर डू क्यूई में लिपटे होने के बावजूद उसके हाथ में अभी भी जलन महसूस हो रही थी, जिससे वह थोड़ा कांप रहा था। तभी बैंगनी तितली, जो अभी अभी गूहे के हाथ से छूटी थी और अब ज़ियाओ यिक्सियन की मुट्ठी में थी, हिंसक रूप से संघर्ष करने लगी, अपने डू क्यूई से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। छोटी सी, तुमने मेरे मास्टर के हाथ में लड़ाई नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? पाताल लोक की जहर की लौ के सार को पकड़ते ही प्रतिरोध करते हुए देखकर ज़ियाओ यिक्सियन ने गुस्से से मुंह बनाया।
फिर उसने अपनी डू क्यूई को और तेज कर दिया और पाताल लोक की जहर की लौ को अपनी हथेली में मजबूती से दबा लिया। इस बीच गू हे के दिमाग में एक संकेत आया। डिंग, पता चला कि मेज़बान ने दूसरे शिष्य जियाओ यिक्सियन को नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम उपहार में दिया है। मेज़बान को 10,000 गुना रिटर्न पाने के लिए बधाई। एक एबिसल डेमन फ्लेम प्राप्त करना। एबिसल डेमन फ्लेम को सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया गया है। कृपया जांच करें और प्राप्त करें। एबिसल डेमन फ्लेम। सिस्टम की सूचना सुनकर गूहे ने जल्दी से अपना ध्यान सिस्टम स्पेस पर केंद्रित कर दिया। सिस्टम स्पेस के केंद्र में लगभग 10 मीटर आकार का एक पिंड था। एक विशाल और काली लौ हिंसक रूप से घूम रही थी। इस काली लौ के भीतर कठोर तराजू और उससे भी गहरे रंगों वाला एक विशाल काला ड्रैगन लगातार घूम रहा था। काली लौ द्वारा उत्सर्जित भयानक ऊष्मा ऊर्जा यदि सिस्टम स्पेस में अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए नहीं होती तो अंतरिक्ष में एबिसल डेमन फ्लेम को छोड़कर बाकी सब कुछ भस्म कर देती। एबिसल डेमन फ्लेम, एक अनोखी लौ जो अंधेरे रसातल में लाखों वर्षों के बाद ही पैदा हो सकती है। एबिसल डेमन फ्लेम को संक्षेप में समझने के बाद गूहे जल्दी से सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। जियान एर, मेरे प्रक्षेपण में ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें वह सब याद रखना चाहिए जो मैं कहने वाला हूँ, गूहे ने बहुत गंभीर भाव से कहा। गूहे के कठोर चेहरे को देखकर जियो यिक्सियन भी बेहद गंभीर हो गया। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मास्टर कृपया बोलें। मैं सब कुछ याद रखूंगा। हरे पानी की झील और विषैले दलदल को स्काई पॉइजन सेंट ने नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया था। आप अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए अपने भीतर मौजूद शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर सकते हैं। एक बार जब आप मजबूत हो जाते हैं तो नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को परिष्कृत करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इस स्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र सबसे बाहरी आदिम जंगल है। वहां जहरीले जीवों और कीड़ों की मात्रा और गुणवत्ता क्लाउड साम्राज्य की संपूर्णता को पार कर जाती है। मैं बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली स्थानिक दरार को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। जब आप जाने के लिए तैयार होंगे तो शून्य जानवर स्वाभाविक रूप से आपको दूर ले जाने में सक्षम होगा। अंत में जब आप विदेशी लौ को परिष्कृत करना शुरू करते हैं तो रक्त कमल की गोली लेना याद रखें जो मैंने आपको पहले दी थी। ये निर्देश देने के बाद गूहे का प्रक्षेपण अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया, जिससे जियो यिक्सियन और शून्य जानवर खाली जगह को घूरते रह गए। मास्टर, चला गया। ये प्रक्षेपण किस तरह की तकनीक है? गूहे को अचानक गायब होते देख जियाओ यिक्सियन ने आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस करते हुए धीरे से कहा। जियानेर, बहन, मास्टर फिर से चले गए हैं। हम कब वापस जा रहे हैं? गूहे को गायब होते देख शून्य जानवर थोड़ा उदास हो गया। जल्द ही, बहुत जल्द। शून्य जानवर के शब्दों को सुनकर जियाओ यिक्सियन को भी वापस लौटने की लालसा महसूस हुई, लेकिन उसे अभी भी गूहे द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना था। मेरे लिए नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम का सार पकड़ो। मुझे दलदल के तल पर प्रशिक्षण लेने और उम्मीद है कि जल्दी से डू सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत है। जियाओ यिक्सियन ने अपनी उम्मीदों को व्यक्त करते हुए छोटी बैंगनी तितली को शून्य जानवर को सौंप दिया। अध्याय 323। जियो यिक्सियन ने सफलता प्राप्त की। जहर की ज्वाला को भस्म कर दिया। शून्य जानवर की मदद से जियो यिक्सियन जल्दी से भयानक हरे रंग की गुफा सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जो जहरीले दलदल का बिल्कुल केंद्र था। बैठते ही जियो यिक्सियन ने अपने चारों ओर डू क्यूई अवरोध को हटा दिया और तुरंत हरे पानी में विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हरे पानी में मौजूद विषाक्त पदार्थ जियो यिक्सियन की त्वचा में घुस गए, उसके शरीर पर आक्रमण किया और उसके पूरे शरीर से हरे रंग की चमक निकलने लगी। कुछ ही समय में उसकी साधना के दौरान पहले जैसी ही घटना घटी। जियो यिक्सियन के सिर के ऊपर हरा पानी घूमने लगा, जिससे लगभग 10 मीटर आकार का एक भंवर बन गया, जो लगातार दूर के हरे पानी से विषाक्त पदार्थों को खींच रहा था। जैसे जैसे उसकी आभा 7 सितारा डूकिंग के स्तर तक बढ़ी, आसपास का जहरीला हरा पानी काला होने लगा। यहाँ केंद्रित विषाक्त पदार्थ उस स्तर तक पहुंच गए थे जो एक डू सम्राट विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता था, और यहाँ तक कि एक डू वेनेरेट भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। फिर भी जियाओ यिक्सियन की अभिव्यक्ति लगातार संतुष्ट होती जा रही थी। उसकी साधना पद्धति लगातार काम करती रही। अब काले हो चुके विषाक्त पदार्थों को उसके शरीर के मेरिडियन और मांस में अवशोषित कर लेती थी और उन्हें तेजी से शुद्ध डू क्यूई में बदल देती थी, जो उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती थी। सिर्फ एक दिन में जियाओ यिक्सियन की साधना 9 सितारा डू राजा के स्तर तक बढ़ गई थी। इस तेज साधना गति ने शून्य जानवर को, जो दलदल के ऊपर मंडरा रहा था, स्तब्ध कर दिया। हालांकि राक्षस जानवरों के शुरुआती बिंदु ऊंचे थे, शरीर मजबूत था और जीवन काल लंबा था, लेकिन उनकी साधना गति मनुष्यों की तुलना में बहुत धीमी थी। भले ही शून्य जानवर मानव रूप में बदल गया था, फिर भी उसे एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। जबकि शून्य जानवर सदमे में था, नीचे दलदल में जियाओ यिक्सियन के चारों ओर का जहरीला पानी पूरी तरह से काला हो गया था। उसके ऊपर विशाल भंवर ने इस अवशेष स्थान से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी।
इस प्रकार एक अजीब घटना घटी। जियाओ यिक्सियन के सिर के ऊपर दो विशाल भंवर थे, एक दलदल में एक काला पानी भंवर विषाक्त पदार्थों को इकट्ठा कर रहा था, दूसरा एक ऊर्जा भंवर जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की विशाल मात्रा को खींच रहा था, काले पानी के भंवर को ओवरलैप कर रहा था। जब दलदल के आकाश में ऊर्जा भंवर दिखाई दिया तो शून्य जानवर को एहसास हुआ कि जियाओ यिक्सियन डू सम्राट क्षेत्र में घुसने की तैयारी कर रहा था। जियान र बहन, आपको सफल होना चाहिए। जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर तनाव को महसूस करते हुए शून्य जानवर चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। वो तभी शून्य जानवर द्वारा पकड़ी गई छोटी हरी तितली ने एक अजीब चीख निकाली। इस स्तर तक विकसित होने के बाद नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम ने कुछ बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी। ये जानता था कि खुद को कैसे मजबूत किया जाए और खतरे से कैसे बचा जाए। उसकी चीख जियो यिक्सियन से उसकी सफलता में विफल होने की अपील थी। अगर वह सफल हो जाती तो उसके द्वारा उसे खा जाने की संभावना बढ़ जाती, और एक बार जब कोई विदेशी लौ भस्म हो जाती तो उसकी मूल बुद्धि मिट जाती, अनिवार्य रूप से मृत्यु का एक रूप। पहले से ही चिढ़े हुए शून्य जानवर तितली के रोने से और भी अधिक परेशान हो गया। हालांकि वह तितली के इरादे को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है, शून्य जानवर ने बड़बड़ाया और उसका छोटा हाथ और भी कसने लगा। उसकी हथेली में बैंगनी तितली ने तुरंत बहुत दबाव महसूस किया, उसका नाजुक शरीर बल के कारण थोड़ा विकृत हो गया। वो दबाव बढ़ने के साथ तितली की परेशानी बढ़ती गई। बहुत दबाव में बैंगनी तितली ने एक तीखी चीख निकाली और फिर जल्दी से चुप हो गई, उसे पकड़े हुए छोटी लड़की के गहरे डर से भर गई। अब ठीक से रहो। बैंगनी तितली को शांत होते देख शून्य जानवर के युवा चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि दिखी, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान फिर से जियाओ यिक्सियन पर चला गया। इस समय दलदल के ऊपर विशाल ऊर्जा भंवर पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, यहाँ तक कि प्राचीन शहर के ऊपर भी अशांति पैदा कर रहा था। एकत्रित स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा डू सम्राट क्षेत्र में घुसने वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्य से कम 2 या 3 गुना अधिक थी। काले पानी के भंवर के नीचे जियो यिक्सियन की त्वचा जबरदस्त ऊर्जा प्रभाव से लाल हो रही थी। अगर जियो यिक्सियन अब डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती तो उसे तुरंत रुकना होगा, या उसके शरीर में संचित ऊर्जा से विस्फोट होने का खतरा होगा। बहन जियान र, शायद आपको रुक जाना चाहिए, शून्य जानवर ने ऊपर से चिंतित होकर पुकारा। दलदल के ऊपर हवा से भी वह महसूस कर सकती थी कि जियो यिक्सियन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। अगर वह नहीं रुकी तो ये खतरनाक हो सकता है। शून्य जानवर के शब्दों को सुनकर जियो यिक्सियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर में मौजूद अपार ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वह डू सम्राट क्षेत्र की बाधा को तोड़ सके। जैसे ही शून्य जानवर उत्सुकता से देख रहा था, नीचे दलदल से अचानक एक तेज दबी हुई आवाज आई। इसके बाद पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अगले ही पल दलदल में पानी हिंसक रूप से हिलने लगा और दर्जनों 10 मीटर ऊंची लहरें आसमान में टकराने लगीं। विस्फोट के केंद्र में एक बड़ा ग्रे कोहरा उठने लगा, जो एक घातक आभा से भरा हुआ था जिसने किसी भी विचार को पास आने से रोक दिया। अंत में ग्रे कोहरे के भीतर हरे डुक्यूई पंखों वाली एक सफ़ेद आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। वाह, उसने ये कर दिखाया। पानी से सफ़ेद आकृति को निकलते देख शून्य जानवर का दिल आखिरकार शांत हो गया और उसकी चिंतित अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई। बहन जियान, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, शून्य जानवर ने भयभीत नज़र से जियाओ यिक्सियन की पोशाक को खींचते हुए कहा। शून्य जानवर के चेहरे पर भाव देखकर जियाओ यिक्सियन को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। उसने शून्य जानवर के सिर को थपथपाया और धीरे से कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए यह मेरी गलती है छोटी बहन शून्य। मैं अगली बार इतना खतरनाक कुछ नहीं करूंगी। शून्य जानवर को सांत्वना देने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी नज़र नेदरवर्ल्ड जहर की लौ के सार पर घुमाई। जियाओ यिक्सियन की नज़र को महसूस करते हुए छोटी बैंगनी तितली ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह समझ सकती थी कि जियाओ यिक्सियन से निकलने वाली आभा में से एक उसके पूर्व स्वामी स्काई जहर संत के समान थी। नन्हे, स्वेच्छा से मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। डू सम्राट क्षेत्र में घुसने के बाद जियाओ यिक्सियन का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह तुरंत नेदरवर्ल्ड जहर की लौ को निगलना और परिष्कृत करना चाहती थी। अध्याय 324 भक्षण। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने हल्के स्वर में बात की, लेकिन उसका दिल अभी भी तनाव से भरा हुआ था। आखिरकार एक स्वर्गीय लौ को भस्म करना बेहद खतरनाक था, जिसमें थोड़ी सी भी गलती मौत से भी बदतर नियति की ओर ले जाती थी। बोलने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से टैप किया, जिससे एक छोटी पारदर्शी जेड बोतल निकली। बोतल के अंदर एक ड्रैगन की आंख के आकार की रक्त लाल गोली चुपचाप पड़ी थी। बोतल की सतह पर प्रतिबिंब के माध्यम से गोली के भीतर धुंधली छाया देखी जा सकती थी, और थोड़ा हिलाने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई तरल पदार्थ चल रहा हो। ये गोल रक्तलाल गोली एक स्वर्गीय लौ को भस्म करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में से एक थी, रक्त कमल की गोली।
रक्त कमल की गोली निकालने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अपनी उंगली को थोड़ा हिलाया और एक ग्रे पत्थर, जो पिंग पोंग बॉल से थोड़ा छोटा था, उसके सामने तैर गया। ये धूसर पत्थर, बिना किसी दाग के चिकना और जैद जैसा, इसके केंद्र में एक हल्की नीली चमक थी, जो एक छोटे, जीवित कीड़े की तरह धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। ये कीमती वस्तु कुछ ऐसी थी जिसे गुहे ने प्रोटेक्ट ईगल से प्राप्त किया था और जियामा साम्राज्य छोड़ने से पहले जियो यिक्सियन को उपहार में दिया था। यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी, कुछ ऐसा जो शायद सेंट्रल प्लेन्स के कुलीन परिवारों के पास भी न हो। शून्य बहन, मेरे साथ दलदल की तह तक आओ। इन दो वस्तुओं को तैयार करने के बाद जियो यिक्सियन और शून्य जानवर दलदल की गहराई में लौट आए, उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पहले खेती कर रही थी। एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने से बहुत अधिक मात्रा में डुक्यूई जल गया और जियो यिक्सियन ने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि जहरीला पानी लगातार उसकी खर्च की गई डुक्यूई को भर सकता था। क्रॉस लेग बैठने के बाद जियो यिक्सियन ने अपनी हथेली को मोड़ा, छोटी जेड बोतल को अपने हाथ में खींचा। बोतल को झुकाते हुए एक हल्की चमक वाली गोल ड्रैगन की आंख के आकार की गोली उसके हाथ में लुढ़क गई। ब्लड लॉर्ड स्पिल को पकड़कर जियाओ यिक्सियन ने उसे अपनी नाक के पास लाया और सूंघा। एक अजीब सी खुशबू उसके नथुने में पहुंची, ठंडक की अनुभूति ने उसकी आत्मा को भी थोड़ा सा सिहरन पैदा कर दिया। 5वीं कक्षा की गोली को ध्यान से देखते हुए जियाओ यिक्सियन ने अचानक अपने जैड हाथ को जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और गोली को अपने मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही ब्लड लॉर्ड स्पिल उसके मुंह में गई, ये थोड़ी ठंडी ऊर्जा में बदल गई जो तेजी से उसके शरीर के मेरिडियन में फैल गई। अंततः रक्त झिल्लियों की परतें बन गईं जो उसके मेरिडियन और हड्डियों में रिस गईं। जैसे ही झिल्लियां अंदर घुसीं, जियाओ यिक्सियन का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके रोमछिद्रों से खून के धागे बहने लगे, जिसने एक पल में उसके शरीर को लाल रंग के खून की परत से ढक दिया, जिससे वह भयानक दिखने लगी। दिखाई देने के तुरंत बाद खून जल्दी से जम गया, जिससे खून के रंग की केराटिन परत बन गई। इस परत ने न केवल जियाओ यिक्सियन के हाथों और पैरों को ढक दिया, बल्कि उसकी आंखों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। रक्त के रंग की केराटिन परत एक निर्बाध रक्त कवच की तरह थी, जो जियाओ यिक्सियन की रक्षा कर रही थी। शून्य जानवर ने जटिल भावनाओं से भरी अपनी काली आंखों से जियाओ यिक्सियन को देखा। शून्य बहन, अब तितली को छोड़ दो। जियाओ यिक्सियन के निर्देश का पालन करते हुए शून्य जानवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के नेदरवर्ल्ड जहर की लौ का सार छोड़ दिया। जैसे ही यह शून्य जानवर के नियंत्रण से मुक्त हुआ, बैंगनी तितली तुरंत भागने के लिए संघर्ष करने लगी। ये देखकर शून्य जानवर ने जल्दी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे ऊर्जा का एक उछाल जारी हुआ जिसने तुरंत नेदरवर्ल्ड जहर की लौ के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही जियाओ यिक्सियन ने रक्त के रंग की केराटिन परत में लिपटे अपने हाथ को तेजी से फंसे हुए बैंगनी तितली की ओर बढ़ाया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला। चूषण बल की उपस्थिति के साथ काले पानी के भीतर बैंगनी तितली ने एक तेज चीख निकाली और हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। इससे पहले नेदरवर्ल्ड जहर की लौ गुहे की जबरदस्त शक्ति से दब गई थी और उसे वास्तव में जीवन मृत्यु के क्षण का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए बैंगनी तितली ने अपनी ज्यादा शक्ति नहीं दिखाई थी। अब यह महसूस करते हुए कि जियाओ यिक्सियन उसे निगलने का इरादा रखता है, नेदरवर्ल्ड जहर की लौ बैंगनी लपटों के विस्फोट के साथ फट गई, जो तेजी से फैल रही थी। दलदल के तल पर एक भयानक गर्म तापमान फट गया। इस तीव्र गर्मी के कारण दलदल के तल पर पानी तेजी से वाष्पित होने लगा, जिससे दलदल के ऊपर जहरीली भाप उठने लगी। बढ़ती हुई बड़ी बैंगनी लपटों पर अपनी निगाहें टिकाए हुए जियाओ यिक्सियन ने अपनी हथेली से चूषण बल को और तेज कर दिया। चूषण, जो आमतौर पर एक बड़ी चट्टान को आसानी से खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है, बैंगनी तितली को काले पानी के माध्यम से बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ा सकता था। इसके अलावा हर बार जब अदृश्य चूषण बल बैंगनी तितली को छूता था, तो वह केवल 4 से 5 सेकंड तक ही टिक पाती थी, उसके बाद वह चिलचिलाती गर्मी से जलकर राख हो जाती थी। इस प्रकार हालांकि नेदरवर्ल्ड जहर की लौ केवल कुछ मीटर ही आगे बढ़ी थी, लेकिन इसे खींचने के लिए जियाओ यिक्सियन ने बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे आ रही बैंगनी तितली पर अपनी नजरें टिकाए हुए जियाओ यिक्सियन की सांसें थोड़ी कठिन हो गईं, उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया जो उसके गालों से नीचे टपक रहा था। रक्त के रंग की केराटिन परत के प्रतिबिंब के नीचे पसीना खून की बूंदों जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे ही जियाओ यिक्सियन की डुक्यूई तेजी से भस्म हो गई, उसने अपने आसपास की डुक्यूई बाधा को हटाने का फैसला किया, जिससे जहरीला और गर्म काला पानी उसके शरीर को घेर सके। तुरंत जियाओ यिक्सियन की डुक्यूई तेजी से ठीक होने लगी, इतनी तेज कि 6ठी कक्षा की रिकवरी गोली भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस ऊर्जा से समर्थित जियाओ यिक्सियन के रक्त झिल्ली से ढके हाथ ने बैंगनी तितली को पकड़ लिया। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने बैंगनी तितली को अपनी हथेली में पकड़ा, उसके हाथ पर खून के रंग की केराटिन परत तीव्र गर्मी के कारण पिघलने लगी। हालांकि जैसे ही यह पिघली, उसके शरीर के भीतर रक्त कमल की गोली की शक्ति ने लगातार ठंडी ऊर्जा जारी की। यह ऊर्जा उसके मेरिडियन से होकर गुजरी और उसकी बांह पर पिघलती हुई खून के रंग की केराटिन परत की तेजी से मरम्मत की।
आखिरकार पिघलने और मरम्मत की प्रक्रिया संतुलित हो गई। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम के सार को पूरी तरह से समझने के बावजूद जियाओ यिक्सियन हिचकिचाया। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए उसे सीधे शरीर में अवशोषित करना आवश्यक था, जो इस प्रक्रिया का सबसे खतरनाक चरण था। चाहे किसी व्यक्ति का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसका अंदरूनी हिस्सा सबसे कमजोर रहता है। शरीर के भीतर थोड़ी सी भी विदेशी वस्तु अत्यधिक संकट पैदा कर सकती है। विनाशकारी शक्ति वाली स्वर्गीय ज्वाला की तो बात ही छोड़िए। पड़ी गई जानकारी को याद करते हुए बैंगनी तितली को पकड़े हुए जियो यिक्सियन का हाथ थोड़ा कांप उठा। उसकी गहरी आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। अध्याय 325 सफलता। जियो यिक्सियन की शक्ति बढ़ती है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियो यिक्सियन ने धीरे से अपना हाथ उठाया, बैंगनी तितली को अपने होठों से एक हाथ की चौड़ाई पर लाया। बहन जियान क्या तुम सच में उस चीज को निगलने जा रही हो ताकि उसे परिष्कृत कर सको? शून्य जानवर ने जियो यिक्सियन की हरकतों को देखकर आश्चर्य में पूछा। हाँ, शून्य जानवर का सवाल सुनकर जियो यिक्सियन ने अपने होठों को थोड़ा अलग करके हल्के से सिर हिलाया और कहा, इस ज्वाला का सबसे खतरनाक पहलू इसका जहर है, लेकिन मेरे पास भयानक जहर शरीर है, इसलिए मैं इससे नहीं डरती। इसके अलावा मैं अभी अभी डू सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ, इसलिए मुझे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। जियो यिक्सियन के शब्दों का उद्देश्य शून्य जानवर को आश्वस्त करना और उसका आत्मविश्वास बढ़ाना था। ये कहने के बाद जियो यिक्सियन का पहले से कांपता हुआ हाथ अचानक स्थिर हो गया। फिर उसने निर्णायक रूप से बैंगनी तितली को अपने खुले मुंह में फेंक दिया। जैसे ही बैंगनी तितली उसके मुंह में घुसी, जियाओ यिक्सियन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। साथ ही उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे कि बिजली गिर गई हो, और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बहन जियानर। जियाओ यिक्सियन के अचानक परिवर्तन को देखकर शून्य जानवर बेहद चिंतित हो गया, लेकिन समझ से बाहर चुप रहा। जियाओ यिक्सियन ने अपने शरीर के भीतर जलन को सहन किया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया। जैसे ही उसका मन उसके शरीर में डूब गया, जियाओ यिक्सियन की चेतना में एक धुंधली, कोहरे से ढकी संवेदी इंटरफेस दिखाई दी। उसके कई मेरिडियन के भीतर बैंगनी तितली बैंगनी लपटों की छोटी धाराओं में विघटित हो गई थी। भयानक ऊर्जा से भरी ये लपटें उसके मेरिडियन से गुजरी, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को लगभग तुरंत जलाकर राख कर दिया। उसके मेरिडियन के भीतर ब्लड लोड स्पिल द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक रक्त झिल्ली के बावजूद तीव्र गर्मी अभी भी रिस रही थी। हालांकि यह बची हुई गर्मी बहुत ज्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन ये शरीर की नाजुक मेरिडियन के लिए विनाशकारी थी। चिलचिलाती गर्मी में जियाओ यिक्सियन की एक बार मजबूत मेरिडियन सूखी टहनियों की तरह मुड़ गई, जो बेहद भयावह और भयावह लग रही थी। मुड़ी हुई मेरिडियन की वजह से होने वाले भयानक दर्द ने जियाओ यिक्सियन के शरीर को बीच बीच में हिंट दिया। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं रहा। सौभाग्य से गूहे ने अक्सर जियाओ यिक्सियन के शरीर को तड़का लगाने के लिए उच्च श्रेणी के औषधीय तरल पदार्थों का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और दर्द सहन करने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। पीड़ा के बावजूद जियाओ यिक्सियन ने एक भी आवाज नहीं निकाली। जैसे जैसे बैंगनी लपटें भड़कती रहीं, जियाओ यिक्सियन का शरीर कुछ ही मिनटों में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। इससे भी बदतर, नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम द्वारा सेवन किए जाने के कारण ब्लड लोड स्पिल का प्रभाव काफी कम हो गया था। रक्त झिल्ली की सुरक्षा के बावजूद स्वर्गीय ज्वाला ने जियाओ यिक्सियन के शरीर को लगभग अपंग अवस्था में छोड़ दिया। रक्त झिल्ली के बिना उसके आंतरिक अंग, मेरिडियन, हड्डियां, हृदय कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएंगे, जिससे जियाओ यिक्सियन का एक ही भाग्य बचेगा, मृत्यु। नर्क की जहर की ज्वाला की तपिश के कारण रक्त झिल्ली तेजी से पतली हो गई। हालांकि जैसे ही बैंगनी ज्वाला की एक किरण झिल्ली में से एक में घुसी और जियाओ यिक्सियन की मेरिडियन को छुआ, एक अच्छी खबर सामने आई। हालांकि बैंगनी ज्वाला ने जहां छुआ वहां बहुत दर्द हुआ, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जहर भी जियाओ यिक्सियन के शरीर में प्रवेश कर गया। इस जहर की ताकत काले पानी में मौजूद विषाक्त पदार्थों से 10 गुना ज्यादा थी। इस ज्वलंत जहर का सामना करते हुए जियाओ यिक्सियन के शरीर ने सहज रूप से इसे अवशोषित कर लिया और बैंगनी ज्वाला के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करके इसे परिवर्तित कर दिया। इस तरह के दर्द के अनगिनत उदाहरणों को सहने के बाद जियाओ यिक्सियन के शरीर में एक परिवर्तन हुआ। उसके शरीर में कभी कभी बैंगनी लपटों के प्रवेश से होने वाला दर्द कम होने लगा। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम का प्रतिरोध शरीर के संयम का एक अनूठा रूप बन गया, जिसने जियाओ यिक्सियन के शरीर की आंतरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया। इसके अलावा धीरे धीरे बढ़ रही जहरीली शक्ति ने उसके साधना स्तर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जियाओ यिक्सियन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई और पीड़ा का पिछला रूप गायब होने लगा। इस स्थिति में जियाओ यिक्सियन ने अपने शरीर के भीतर बैंगनी लपटों को सक्रिय रूप से खोजने के लिए अपने डुक्यूई को नियंत्रित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कई टकरावों के बाद बैंगनी लपटों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नेदरवर्ल्ड जहर की लौ थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ एक बैंगनी तितली के आकार में फिर से संगठित होने लगी।
ये देखकर जियाओ यिक्सियन को एहसास हुआ कि नेदरवर्ल्ड जहर की लौ में अभी भी एक फीकी चेतना है। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए उसे इस चेतना को मिटाने की ज़रूरत थी। इसे ध्यान में रखते हुए जियाओ यिक्सियन ने बैंगनी तितली को अपनी साधना तकनीक के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान जियाओ यिक्सियन ने पाया कि वह अपने शरीर को पोषण देने के लिए बैंगनी तितली से जहर निकाल सकती है। वो जैसे ही निकाले गए जहर ने जियाओ यिक्सियन के शरीर को पोषण दिया। प्रतिरोध करने वाली बैंगनी तितली ने एक कमजोर चीख निकाली, मानो दया की भीख मांग रही हो। हालांकि शोधन के इस चरण तक पहुंचने के बाद जियाओ यिक्सियन को कोई दया नहीं आई। नेदरवर्ल्ड जहर की लौ की दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी साधना तकनीक के संचालन को तेज कर दिया। जल्द ही एक और दिन बीत गया। जियाओ यिक्सियन के शरीर के भीतर नर्क की जहर की लौ की चेतना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब यह उसकी साधना तकनीक के संचालन का अनुसरण करती है और भयानक गर्मी कम होने लगती है, अविश्वसनीय रूप से शांत हो जाती है। इस कोमल शक्ति के तहत जियाओ यिक्सियन का पहले से घायल शरीर और मेरिडियन तेजी से ठीक होने लगे। उसकी शारीरिक शक्ति नर्क की जहर की लौ को भस्म करने से पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद नर्क की जहर की लौ को परिष्कृत करने की प्रक्रिया 90% पूरी हो गई थी। शेष 10% के लिए लौ को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए उन्नत नालिंग के उपयोग की आवश्यकता थी। बहन जियानर, आपने ये कर दिखाया। ये देखकर शून्य जानवर अपने चेहरे से पसीने को अपनी छोटी भुजाओं से पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। तनावपूर्ण परीक्षा के बाद राहत मिली। उस पल जियाओ यिक्सियन की आंखें खुल गईं। उसने अपना हाथ उठाया और मडराते हुए भूरे पत्थर को अपने शरीर में समाहित कर लिया। तुरंत ही जियाओ यिक्सियन के शरीर से गहरे बैंगनी रंग की लपटें निकलीं, जिसने उसके पूरे शरीर को कसकर घेर लिया। अध्याय 326 अवशेष के उद्घाटन की मरम्मत। बहन जियान, तुमने ये कर दिखाया। ये देखकर शून्य जानवर तनाव से अपने चेहरे से पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय दलदल के तल पर क्रॉस लेग बैठी जियाओ यिक्सियन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने तैरते हुए भूरे पत्थर को अवशोषित कर लिया। तुरंत जियाओ यिक्सियन के भीतर से एक गहरी बैंगनी लौ उठी, जिसने उसके पूरे शरीर को बैंगनी आग के कोकून की तरह ढंक दिया। जैसे ही बैंगनी आग का कोकून दिखाई दिया, आसपास का तापमान तेजी से भयानक हो गया, जिससे जहरीला काला पानी तेजी से वाष्पित होने लगा। यहाँ तक कि शून्य जानवर को भी इस तीव्र गर्मी को गंभीरता से लेना पड़ा। शून्य जानवर की चौकस निगाहों के नीचे बैंगनी आग के कोकून की पहले से शांत सतह पर ऊर्जा की लहरें तेजी से दिखाई देने लगीं। जल्द ही भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा को महसूस करते हुए शून्य जानवर के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। अद्भुत, बहन जियानर की शक्ति फिर से टूट गई है। इसके साथ शून्य जानवर खुशी से पास में इंतजार कर रहा था। बैंगनी आग के कोकून पर ऊर्जा की लहरें तब तक तेज होती गईं जब तक कि इसकी सतह पर हल्की दरारें दिखाई नहीं देने लगीं, जब तक कि पूरा कोकून ढक नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोकून से तितली निकलने वाली थी। दरार, दलदल के तल पर एक तीखी आवाज़ गूंजी। बैंगनी आग के कोकून की सतह पर अचानक एक दरार खुल गई और तीव्र गर्मी का एक विस्फोट हुआ, जिससे जहरीले काले पानी में एक वैक्यूम जैसा रास्ता बन गया। जैसे ही दरार दिखाई दी, बैंगनी आग का कोकून हिंसक रूप से कांपने लगा। एक पल के बाद कोकून एक गड़गड़ाहट के साथ फट गया। विस्फोट ने दलदल के तल पर लगभग 100 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बना दिया। बिखरी मिट्टी ने दलदल के पानी को गंदा कर दिया और सैकड़ों मीटर ऊंची लहर दलदल के ऊपर से टकराए। कोकून से 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी शून्य जानवर विस्फोट की भयानक ऊर्जा से अप्रभावित थी। ऊर्जा उसके पास पहुंचने पर बैंगनी धुएं के गुच्छों में बदल गई, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट काफी देर तक चला और अंत में शांत हो गया। जैसे ही यह समाप्त हुआ, विस्फोट के केंद्र में एक पूरी तरह से नग्न आकृति विशाल गड्ढे के ऊपर क्रॉस लेग तैर रही थी। खुलने से पहले जियाओ यिक्सियन की आंखें थोड़ी कांप उठीं। उसकी काली काली आंखें अब एक हल्की बैंगनी लौ से घिरी हुई थीं। एक पल के बाद बैंगनी लौ ने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया, जिससे उसकी आंखों में एक हल्की राक्षसी उपस्थिति आ गई। उसकी आंखों में बैंगनी लौ जल्द ही पीछे हट गई, जिससे उसकी नज़र फिर से उसके गहरे काले रंग पर लौट आए। हालांकि उसकी आंखें अब अधिक चमकदार लग रही थीं, क्योंकि स्वर्गीय लौ के तड़पने से उसे कुछ छिपे हुए लाभ मिले थे। जियाओ यिक्सियन ने धीरे से अपनी गर्दन को फैलाया, जिससे चटकने की आवाज़ें आने लगीं। फिर उसने खुद को देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जल्दी से उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफ़ेद ड्रेस निकाली और उसे पहन लिया। फफ्त, जियाओ यिक्सियन की हरकतों को देखकर शून्य जानवर हंसे बिना नहीं रह सका। बहन जियानर, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? शून्य जानवर ने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने अभी अभी सब कुछ देखा है और तुम्हारी त्वचा पहले से भी ज्यादा गोरी दिख रही है। ये सुनकर जियाओ यिक्सियन के चेहरे से जो शर्म अभी अभी गायब हुई थी, वह फिर से लौट आई। यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए अगर तुमने देखा तो कोई बात नहीं।
मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगी, जियाओ यिक्सियन ने शांत होने का नाटक करते हुए कहा। फिर उसने ध्यान से अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया और पाया कि उसकी साधना 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई थी। आमतौर पर स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने और परिष्कृत करने से केवल युद्ध शक्ति ही बढ़ेगी, अभ्यासी का स्तर नहीं। जियाओ यिक्सियन जैसा कोई व्यक्ति देखना दुर्लभ था, जिसने एक ही स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने से कई लोगों को आगे बढ़ाया था। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करते समय जियाओ यिक्सियन की सफलता उसके शोकपूर्ण विष शरीर के कारण थी, जिसने नेदरवर्ल्ड जहर ज्वाला से बड़ी मात्रा में जहर को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही 10,000 जहर संप्रदाय के गुरु लियू रुलोंग अभी भी जीवित हों, वह संभवतः जियाओ यिक्सियन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के लिए अपनी नई ताकत का आनंद लेते हुए जियाओ यिक्सियन ने शून्य जानवर की ओर मुड़कर कहा, शून्य बहन, मास्टर ने दरार की मरम्मत करने का उल्लेख किया था, लेकिन उसके कहने के तुरंत बाद उसका प्रक्षेपण समाप्त हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और उस दरार से होकर आया है। मुझे नहीं पता कि कोई और आया है या नहीं, लेकिन हम जाकर देख सकते हैं। मैं उस तरह की स्थानिक दरार की मरम्मत भी कर सकती हूँ। शून्य जानवर ने पहले तो अपना सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। तुम दरार की मरम्मत कर सकते हो। जियाओ यिक्सियन शुरू में शून्य जानवर के दावे से चौंक गई। हालांकि ये याद करते हुए कि कैसे शून्य जानवर ने उसे एक पल में दलदल के तल पर पहुंचा दिया था और स्काई पॉइजन सेंट की स्थानिक मुहर से गुजर गया था, वह समझने लगी। उस मामले में चलो तुम पर भरोसा करते हैं। जियाओ यिक्सियन ने धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसकी पीठ से बैंगनी पंखों की एक जोड़ी उगाए। ये पंख डू क्यूई पंखों से बिल्कुल अलग थे जो उसके पास तब थे जब वह डूकिंग के पास पहुंची थी। ये पंख नाचती हुई तितली के नाजुक पंखों जैसे थे। जियाओ यिक्सियन की पीठ पर बैंगनी लौ के पंख देखकर शून्य जानवर की बड़ी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। बहन जियान, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। अगर आपको वे पसंद हैं तो आप भी उन्हें आजमा सकती हैं। जियाओ यिक्सियन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक विचार के साथ बैंगनी लौ की एक लकीर उसके हाथ से शून्य जानवर की पीठ पर चली गई, जिसने जल्दी से बैंगनी लौ के पंखों की एक जोड़ी बना दी। हाँ, वे बहुत सुंदर हैं। उसकी पीठ पर चमकते बैंगनी लौ के पंख देखकर शून्य जानवर खुशी से घूम गया। अध्याय 327 अवशेष की दरार की मरम्मत। शिष्य भर्ती योजना की शुरुआत। विशाल आदिम जंगल के ऊपर एक हरे रंग की आकृति और एक काली आकृति तेजी से अवशेष के किनारे की ओर उड़ रही थी। अचानक उनके पीछे से तेज हवा की आवाज आई। इस विसंगति को महसूस करते हुए हरे रंग के वस्त्र पहने आदमी और काले कपड़े पहने आदमी ने अपने सिर तेजी से घुमाए। यह जहर युवती है। जहर युवती की गति वास्तव में इतनी तेज है। ये देखकर कि तेजी से आ रही आकृतियों में से एक जियाओ यिक्सियन थी, हुआएन दानव जहर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और हुआंग दहाई दोनों पूरी तरह से हैरान दिखे। इस समय हुआएन की भावनाएं बेहद जटिल थीं। वह पहले जियाओ यिक्सियन को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी ताकत पहले से ही उसके बराबर हो गई थी। इससे पहले कि वे जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर को देखते, तेज गति से उड़ने वाले जियाओ यिक्सियन ने उन्हें पहले ही देख लिया था और धीमी गति से चलते हुए दोनों पुरुषों से 10 मीटर से भी कम दूरी पर अचानक रुक गए। उस आदमी ने एक हाथ खो दिया। क्या ये लियू रुलोंग के साथ लड़ाई में हुआ होगा? हुआएन को एक हाथ खोते हुए देखकर जियाओ यिक्सियन उलझन में पड़ गई। प्राचीन शहर में प्रवेश करने से पहले हुआएन ने लियू रुलोंग को रोककर जियाओ यिक्सियन की मदद की थी। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि शून्य जानवर गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। हुआएन के प्रयास अभी भी महत्वपूर्ण थे, इसलिए उसे हुआएन के एक हाथ खोने पर सच्ची सहानुभूति महसूस हुई। जब दोनों पुरुष अचंभित थे, जियाओ यिक्सियन ने अचानक हुआंग दहाई से पूछा, हुआंग दहाई, क्या आप और आपके संप्रदाय के गुरु जाने की योजना बना रहे हैं? हुआंग दहाई ने हुआएन की ओर देखा और फिर एक जटिल भाव के साथ उत्तर दिया, हम वास्तव में जाने की योजना बना रहे हैं। संप्रदाय के गुरु लियू रुलोंग के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अवशेष में मौजूद खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। अगर हम फिर से लियू रुलोंग से भिड़ गए तो यहाँ रहना खतरनाक होगा। चिंता मत करो, लियू रुलोंग मर चुका है। तुम्हारे गुरु की दुश्मनी का बदला ले लिया गया है, जियो यिक्सियन ने कहा, ये पुष्टि करते हुए कि हुआएन का हाथ लियू रुलोंग के हाथों खो गया था। हाँ, वह बुरा राक्षस लियू मर चुका है। अब हाथ खोना इतना बुरा नहीं लगता। ये खबर सुनकर हुआएन का पीला चेहरा खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस समय जियो यिक्सियन शून्य जानवर की ओर मुड़ा और कहा, शून्य बहन, वे बहुत धीरे धीरे उड़ रहे हैं। उन्हें इस जंगल से निकलने में हमेशा लग जाएगा। क्यों न हम उन्हें लिफ्ट दें? जरूर, शून्य जानवर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हुआएन और हुआंग दहाई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसके हाथ से एक चांदी की ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने दोनों पुरुषों को घेर लिया। थोड़ी सी चक्कर आने के साथ हुआएन और हुआंग दहाई ने खुद को शून्य जानवर द्वारा बनाए गए एक नए स्थानिक दरार में घसीटा हुआ पाया। जल्द ही
4 आकृतियां अचानक अवशेष के घास के किनारे पर दिखाई दी, जो मुड़ी हुई जगह से उभर रही थीं। क्या भयानक तकनीक है! यह महसूस करते हुए कि वे कहाँ थे, हुआयन ने शून्य जानवर को श्रद्धा से भरी नज़र से देखा। धन्यवाद। हुआयन और हुआंग दहाई ने शून्य जानवर और जियाओ यिक्सियन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ठीक है, तुम दोनों को ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन याद रखना, यहाँ जो हुआ उसके बारे में बात मत करना। जियाओ यिक्सियन ने निर्देश दिया। समझ गया, निश्चिंत रहो, हम इस रहस्य को अपनी कब्र में ले जाएंगे। हुआंग दहाई और हुआयन ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिना किसी देरी के उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊपर काली दरार की ओर उड़ गए। हुआयन और हुआंग दहाई के चले जाने के बाद जियाओ यिक्सियन और शून्य जानवर ही अवशेष स्थान में बचे हुए एकमात्र जीवित प्राणी थे। बहन जियानर, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। जियाओ यिक्सियन को सूचित करने के बाद शून्य जानवर ने अपनी छोटी सी आकृति को सीधा किया और अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ाया, जिससे जटिल हाथ मोहरों की एक श्रृंखला बन गई। रहस्यमय चांदी की ऊर्जा की लड़ियां उसके हाथों से निकलीं, जो आसमान में काली दरार की ओर बढ़ गईं। जैसे ही चांदी की ऊर्जा दरार में प्रवेश करती है, ये धीरे धीरे बंद होने लगती है। इस बीच जियामा साम्राज्य में स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर सर्प जनजाति के शिविर में सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग अचानक सर्प जनजाति के 4 नेताओं के सामने प्रकट हुए। नमस्कार, महान बुजुर्ग। बुजुर्ग महिला को देखकर यूमेई, मोबासी और अन्य सर्प नेताओं ने सम्मान में सिर झुकाया। यूमेई, आपकी साधना। महान बुजुर्ग की नज़र यूमेई पर पड़ी, जो संकट की स्थिति में थी, और उसने आश्चर्य से पूछा। महान बुजुर्ग, मेरी साधना को स्टोन डेजर्ट सिटी के एक मजबूत साधक ने सील कर दिया है। यूमेई ने जल्दी से समझाया। महारानी भी सील नहीं तोड़ सकती। महान बुजुर्ग यूमेई की प्रतिक्रिया से हैरान थे। गुहे की मुहर के नीचे रानी मेडुसा अपनी आभा का एक निशान भी नहीं छोड़ सकती थी। ऊंचे बादलों में छिपी हुई वह बस एक छोटी सी लाल बिंदी थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इसलिए सर्प नेताओं को एहसास नहीं हुआ कि रानी मेडुसा फंस गई थी, 2 या 3 दिन बीत जाने के बाद भी। महान बुजुर्ग द्वारा रानी मेडुसा का जिक्र सुनने पर यूमेई और मोबासी ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया और झिझकते हुए कहा, महान बुजुर्ग, महामहिम ने स्टोन डेजर्ट सिटी से मजबूत साधक का पीछा किया और तब से वापस नहीं आई हैं। 3 दिन हो गए हैं। स्टोन डेजर्ट सिटी से उस मजबूत साधक ने महामहिम को इतने लंबे समय तक रोके रखा है। महान बुजुर्ग के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उनके अनुभव में जियामा साम्राज्य में केवल 2 या 3 डू सम्राट विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि अगर कोई डू वेनेरेट भी दिखाई देता तो वे रानी मेडुसा के मुकाबले में नहीं होते। जब महान बुजुर्ग ने सोचा तो सर्प जनजाति के शिविर पर अचानक एक शक्तिशाली आभा छा गई। इस भारी आभा को महसूस करते हुए नेताओं और खुद महान बुजुर्ग सहित सभी सर्प योद्धाओं को भय की लहर महसूस हुई। वे एक ही दिशा में सदमे में घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद मोबासी को यूमेई के बचाव के दौरान कुछ दिन पहले दिखाई देने वाली भयानक आभा याद आई। उसने जल्दी से महान बुजुर्ग से कहा, महान बुजुर्ग, कुछ दिन पहले जब महारानी ने स्टोन डेजर्ट सिटी से मजबूत साधक का पीछा किया था तो एक ऐसी ही भयानक आभा दिखाई दी थी। जियामा साम्राज्य क्या छिपा सकता है? महारानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोबासी के शब्दों को सुनकर महान बुजुर्ग ने चुपचाप प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की, भयानक आभा अचानक गायब हो गई। जहां रानी मेडुसा फंसी हुई थी, वहां आसमान में एक विद्वान दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। अध्याय 328, युगल प्रदर्शन। रानी मेडुसा का झटका। विद्वान अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने एक लाल आकृति थी, जो कोई और नहीं बल्कि सीलबंद रानी मेडुसा थी। सीलबंद होने के दौरान किसी बाहरी आभा को महसूस करने में असमर्थ होने के बावजूद रानी मेडुसा की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं जब विद्वान व्यक्ति पास आया और सील के बाहर आकृति को ध्यान से देखा। यह आदमी कौन है और वह यहाँ क्यों है? वह डू क्यूई पंखों के बिना यहाँ आने के लिए एक डू पूर्वज विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने सामने आदमी को देखकर रानी मेडुसा की मोहक आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। बिना कुछ कहे विद्वान व्यक्ति ने अपना हाथ उठाने और जटिल मुहरों की एक श्रृंखला बनाने से पहले रानी मेडुसा की नज़र से मुलाकात की। जैसे जैसे वह व्यक्ति मुहरें बनाता रहा, रानी मेडुसा को बांधने वाली मुहर की दमनकारी शक्ति कम होने लगी। यह महसूस करते हुए कि वह फिर से चल सकती है, रानी मेडुसा ने तेजी से अपनी पीली भुजाएं फैलाईं, जिससे उसके आसपास की बची हुई सीलिंग ऊर्जा बिखर गई। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? सील से मुक्त होने के बाद रानी मेडुसा ने खुशी के कोई संकेत नहीं दिखाए, बल्कि अपने सामने खड़े विद्वान व्यक्ति से सावधानी से सवाल किया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। हाँ, क्या सर्प जनजाति अपने उद्धारकर्ताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? विद्वान व्यक्ति ने रानी मेडुसा के सतर्क रवैये पर हंसी उड़ाई। ये सुनकर रानी मेडुसा को कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं। वह उस व्यक्ति की आंखों में इच्छा का कोई निशान नहीं देख सकी। उसकी मदद के बिना मैं उस भयानक साधक के हाथों में पड़ सकती थी।
इस विचार के साथ रानी मेडुसा के चेहरे पर माफ़ी का भाव चमक उठा और उसने धीरे से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी पिछली अशिष्टता अनुचित थी। मैं किसी दिन इस दयालुता का बदला चुकाऊंगी। हाँ, यह ज़्यादा पसंद है। पहले का वह ठंडा रवैया बहुत अच्छा नहीं था। विद्वान व्यक्ति ने उसे चिढ़ाते हुए हंसा। रानी मेडुसा उसके शब्दों से विचलित नहीं हुई और शांति से पूछा, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी पहचान ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम इस समय समझ सको। तुम्हें बचाना केवल 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में तुम्हारी विशेष काया के कारण था। उस व्यक्ति ने उसके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया। यह उत्तर रानी मेडुसा को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाया। ये व्यक्ति उस शक्तिशाली साधक द्वारा लगाई गई मुहर को आसानी से हटा सकता है। उसका साधना स्तर मेरे बंदी के बराबर होना चाहिए। अगर मैं और जांच करूंगी तो मैं उसे नाराज कर सकती हूं। हालांकि अगर वह मेरे खिलाफ कोई इरादा रखता है तो मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। विचार करने के बाद रानी मेडुसा ने अपने संदेहों को दबा दिया और विनम्रता से कहा, चूंकि तुम और कुछ साझा करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं दबाव नहीं डालूंगी। हम यहीं से अलग हो जाएंगे। इसके साथ ही रानी मेडुसा जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, दूर का आकाश अचानक विचित्र रूप से मुड़ गया, जिससे एक अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। इस आभा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा रुक गई। उसकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देख रही थीं, जबकि विद्वान व्यक्ति ने भी थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। रानी मेडुसा और विद्वान व्यक्ति की चौकस निगाहों के नीचे सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति, जो अद्वितीय शक्ति की आभा बिखेर रहा था, विकृत स्थान से बाहर आया। ये वही है। क्या यह इस बार उसका असली रूप हो सकता है? सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर रानी मेडुसा को डर का एहसास हुआ। हे, ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पल भी देर से होता तो ये सुंदर रानी मेडुसा तुम्हारे द्वारा छीन ली जाती। रानी मेडुसा की ओर देखने और फिर विद्वान व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने लापरवाही से कहा, मेरी मुहर तोड़ने में सक्षम होने के कारण वास्तव में आपके पास कुछ कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में आप जैसा शक्तिशाली साधक होगा, विद्वान व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तारीफों का आदान प्रदान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। रानी मेडुसा मेरे लिए बहुत उपयोगी है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप न करें। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? विद्वान व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति की धमकी से बेपरवाह रहा। तो देखते हैं किसकी ताकत जीतती है। बिना कुछ कहे सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति के शरीर में डूबी हुई ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उमड़ पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और 10 मीटर लंबा एक विशाल डूबी हुई विस्फोट विद्वान व्यक्ति की ओर चला। इस भयानक हमले का सामना करते हुए विद्वान व्यक्ति ने हल्के से अपना हाथ हिलाया, जिससे एक सौम्य लेकिन अप्रतिरोध्य बल निकला, जिसने रानी मेडुसा को दूर धकेल दिया। रानी मेडुसा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद विद्वान व्यक्ति ने भी अपने भयानक डूबी को छोड़ दिया और समान रूप से विशाल डूबी विस्फोट के साथ सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका! जैसे ही दो विशाल डूबी ऊर्जाएं आकाश में टकराईं, एक बहरा विस्फोट आकाश में गूंज उठा। टक्कर ने आसपास के शून्य को तोड़ दिया और झटके तुरंत हजारों मीटर दूर तक फैल गए। विस्फोट के बाद डेजर्ट स्टोन सिटी भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय में जियो जिन और लियू लिंग ने एक साथ अपनी आंखों में आश्चर्य दिखाया। कुछ गड़बड़ है, ये रानी मेडुसा की मुहर से संबंधित होना चाहिए। जियो जिन, चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। लियू लिंग ने जियो जिन से तुरंत कहा। ठीक है। जियो जिन ने तुरंत लियू लिंग के कंधे को पकड़ लिया और एक झटके में वे युद्ध के मैदान की ओर भाग गए। इस बीच सर्प जनजाति के शिविर में महान बुजुर्ग और 4 जनजाति के नेताओं ने भी दूर के आकाश की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। किस तरह के भयानक साधक इतनी विशाल शक्ति पैदा करने के लिए लड़ रहे हैं? मोबास ने सदमे में कहा। मैं जाकर देखता हूँ, तुम सेना को 100 मील पीछे ले जाओ। महान बुजुर्ग ने गंभीरता से आदेश दिया। इससे पहले कि बाकी लोग प्रतिक्रिया कर पाते, वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई और विस्फोट के स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। रानी मेडुसा, जो युद्ध के सबसे करीब थी, ने प्रभाव को सबसे तीव्रता से महसूस किया। यहाँ तक कि संघर्ष से उत्पन्न शॉकवेव ने उसके चारों ओर डूबी हुई अवरोध को तुरंत तोड़ दिया। अध्याय 329, ज्वाला जानवरों का संघर्ष। क्या ये हो सकता है कि ये दोनों पौराणिक डूवेनेरेट क्षेत्र में पहुंच गए हैं? युद्ध के बाद के परिणामों को करीब से महसूस करते हुए रानी मेडुसा का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वह उनकी ताकत पर आश्चर्यचकित हुई, उसने विद्वान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की लहर महसूस की। अगर उसने उसे समय पर दूर नहीं धकेला होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती या सदमे की लहरों से और भी बदतर हो जाती। रानी मेडुसा की चौकस निगाहों के नीचे दोनों पुरुषों ने अपने शुरुआती जांच हमलों के बाद अब एक दूसरे को नई गंभीरता के साथ देखा। ऐसा लगता है कि मुझे आपको नीचे गिराने के लिए गंभीर होने की आवश्यकता होगी।
सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी ने ठंडी सांस ली। उसकी हथेली से एक चमकदार बैंगनी लौ उठ रही थी। जैसे ही बैंगनी लौ दिखाई दी, आसपास की हवा का तापमान आसमान छूने लगा, जिससे क्षेत्र में एक झुलसाने वाली ऊर्जा भर गई। स्वर्गीय ज्वाला। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी के हाथ में बैंगनी लौ देखकर रानी मेडुसा ने कहा। उसे अपने सामने खड़े विद्वान व्यक्ति की चिंता थी। ये स्वर्गीय लौ ग्रीन लोड स्कोर लौ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगती है। क्या वह इसका सामना कर सकता है? जबकि रानी मेडुसा परेशान थी, जियाओ जिन और लियू लिंग, जो तेजी से पास आ रहे थे, ने भी जलती हुई गर्मी को महसूस किया। यह मास्टर है, मास्टर की स्वर्गीय लौ। उग्र आभा को पहचानते हुए जियाओ जिन का चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने लियू लिंग को साथ लेकर अपनी गति तेज कर दी। उसी समय एक और आकृति तेजी से विपरीत दिशा से आई, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग ने भी जियाओ जिन और लियू लिंग को देखा। पूर्वज। जियाओ जिन को हवा में चलते हुए देखकर महान बुजुर्ग को संदेह की एक झलक महसूस हुई। नजरें मिलाते हुए दोनों पक्षों ने अपनी गति धीमी कर दी। अचानक हवा में गर्मी एक बार फिर से तेज हो गई, इस बार एक अलग तरह की झुलसाने वाली ऊर्जा के साथ। जैसे ही यह गर्मी उभरी, लियू लिंग, जियाओ जिन और महान बुजुर्ग को जलन महसूस हुई। सबसे कम साधना करने वाले लियू लिंग ने अचानक हृदय की आग भड़कने से दर्द के लक्षण दिखाए। सौभाग्य से वे अभी भी हृदय की आग के स्रोत से कुछ दूरी पर थे और यह कोई लक्षित हमला नहीं था। जियाओ जिन ने जल्दी से अपने भीतर की हृदय की आग को बुझा दिया और अपनी सुनहरी ऊर्जा का उपयोग करके लियू लिंग को लपटों को बेअसर करने में मदद की। जियाओ जिन द्वारा लपटों को बुझाने के बाद भी लियू लिंग स्पष्ट रूप से हिल गया। दो अलग अलग ज्वलंत आभाओं के प्रकट होने के साथ जियाओ जिन और महान बुजुर्ग ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। अल्पविराम। वह ज्वाला जो किसी के हृदय में आग जलाने में सक्षम है, वह गिरे हुए हृदय की ज्वाला होनी चाहिए। आसमान में ऊपर रानी मेडुसा ने विस्मय में देखा, क्योंकि विद्वान व्यक्ति से अदृश्य लपटें उठ रही थीं, राहत की सांस ले रही थीं। फॉलन हॉट फ्लेम के साथ उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रानी मेडुसा को नहीं पता था कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी के पास कौन सी स्वर्गीय ज्वाला थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और फॉलन हॉट फ्लेम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तसक तसक। युद्ध के मैदान में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी की नज़र विद्वान आदमी के चारों ओर की लपटों पर टिकी हुई थी। फॉलन हॉट फ्लेम, तुम मुझे लगातार हैरान करते रहते हो। बहुत हो गई बात। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी की सहज अभिव्यक्ति को देखकर विद्वान आदमी चिल्लाया और उसके शरीर से अदृश्य ज्वाला निकली, जो 30 मीटर लंबे अग्नि अजगर में बदल गई। विशाल अग्नि अजगर का सिर अपनी त्रिकोणीय पुतलियों के साथ सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी को भयंकर रूप से घूर रहा था। एक तीखी फुफकार के साथ विशाल अग्नि अजगर ने अपने खुले मुंह से उस पर हमला किया। हे, लपटों को जानवरों में बदलना, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अदृश्य अग्नि अजगर के हमला करने पर सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी शांत रहा। उसके हाथ की एक लहर से बैंगनी लौ 20 मीटर ऊंचे बैंगनी किलिन में बदल गई। इसकी गहरी बैंगनी आंखें चमक उठीं, क्योंकि यह निकट आ रहे अग्नि अजगर पर केंद्रित थी। एक पल में बैंगनी किलिन आगे की ओर उछला, अपने फुर्तीले पंजों से अग्नि अजगर पर हमला किया। दो ज्वाला जानवर भयंकर रूप से टकराए, जिससे इतनी अधिक गर्मी पैदा हुई कि आसपास का क्षेत्र शून्य में बदल गया। हे भगवान, आकाश में क्या हो रहा है? जैसे ही ज्वाला जानवर आपस में भिड़े, जियो जिन, लियू लिंग और सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग इन विशाल प्राणियों को लड़ते हुए देखकर चौंक गए। गुरु, गुरु। जैसे ही वे करीब आए, लियू लिंग और जियो जिन ने सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और उत्साह से पुकारा। जियो जिन, लियू लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ। जियो जिन और लियू लिंग के दृष्टिकोण को महसूस करने पर सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। इस परिमाण की लड़ाई में एक भटका हुआ हमला लियू लिंग के लिए आपदा का कारण बन सकता है। गूहे की आज्ञा सुनकर लियू लिंग और जियो जिन गंभीर भावों के साथ पीछे हट गए। वह व्यक्ति कौन है? क्या वह रानी मेडुसा का सहयोगी हो सकता है? वे महसूस कर सकते थे कि गूहे का विरोध करने वाले व्यक्ति के पास भी एक शक्तिशाली आभा और समान रूप से दुर्जय स्वर्गीय ज्वाला थी। जैसे ही वे पीछे हटे, उन्हें गूहे की चिंता होने लगी। इस बीच सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग ने विद्वान व्यक्ति के पीछे लाल आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। यह महारानी है, शुक्र है, रानी मेडुसा सुरक्षित है। रानी मेडुसा को देखकर महान बुजुर्ग उत्साह से भर गए और जल्दी से उनके पास जाने की कोशिश की, ताकि वे लड़ने वाले युगल को दरकिनार कर सकें। महान बुजुर्ग, पीछे रहो, करीब मत आओ। रानी मेडुसा ने महान बुजुर्ग की हरकत को देखा और चेतावनी देते हुए पुकारा। हालांकि उनके शब्दों के प्रभावी होने से पहले महान बुजुर्ग गुहे से आगे निकल चुके थे। उस समय दो लपटों का मिश्रण, एक अराजक आग का गोला, लड़ते हुए ज्वाला जानवरों से निकला, जो सीधे महान बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। अपनी बाईं ओर से आ रही भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए महान बुजुर्ग को खतरे का तीव्र एहसास हुआ।
हताश होकर उसने बचने की कोशिश की, लेकिन आग का गोला अभी भी उसकी कमर को छू रहा था, जिससे आसमान में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। गूहे ने पूरी घटना देखी, लेकिन उसके मन में महान बुजुर्ग के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी और उसकी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। अध्याय 330 महान बुजुर्ग की सहायता। मेडुसा रानी के विचार। ये सब गूहे ने देखा था। हालांकि गूहे के मन में पहले से ही महान बुजुर्ग के बारे में कोई अनुकूल धारणा नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। महान बुजुर्ग। अग्नि जानवरों के बीच लड़ाई से ऊर्जा तरंगों से प्रभावित सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को देखकर रानी मेडुसा का दिल बैठ गया और उसका नाजुक शरीर कांप उठा। रानी मेडुसा की दृष्टि में सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को सीधे पीठ पर एक आग के गोले से मारा गया और फिर एक भयानक ज्वाला तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस भयानक ज्वाला की तपिश के तहत महान बुजुर्ग के कपड़े और बाल तुरंत जल गए। अपने शरीर को लपटों में लपेटे हुए वह उस क्षेत्र में रही, लगातार संघर्ष करती रही। ये देखकर कि महान बुजुर्ग तीव्र आग के नीचे मरने वाले थे, रानी मेडुसा अब अपना पिछला धैर्य बनाए नहीं रख सकी। उसकी आकृति चमक उठी और वह कांपती हुई आवाज में परिष्कृत व्यक्ति से बोली, वरिष्ठ, कृपया हमारे महान बुजुर्ग को बचाएं। सांप जनजाति हमेशा आपकी महान दयालुता और गुण को याद रखेगी। शुरू में महान बुजुर्ग को प्रभावित होते देखकर परिष्कृत व्यक्ति उदासीन था, लेकिन अब रानी मेडुसा की दलील सुनकर वह थोड़ा डगमगाया। अगले ही पल उसकी हथेली दूर से महान बुजुर्ग की ओर मुड़ी। अचानक उसकी हथेली से एक अजीब चूषण बल फूट पड़ा। उस चूषण बल के प्रभाव में महान बुजुर्ग पर लगी लपटें अदम्य रूप से परिष्कृत व्यक्ति की हथेली में खींची गईं और उसका शरीर रानी मेडुसा की ओर फेंका गया। गूहे परिष्कृत व्यक्ति की हरकतों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के बजाय अपने दिल में खुशी का एक संकेत महसूस किया। उनकी मूल योजना रानी मेडुसा से पर्याप्त विश्वास हासिल करने के लिए अपने क्लोन से एक आत्म बलिदान कार्य करवाना था, लेकिन अब यह अनावश्यक लग रहा था। महान बुजुर्ग की उपस्थिति ने अनजाने में उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। रानी मेडुसा की तरफ जले हुए शरीर को पकड़ने के बाद उसकी मोहक आंखें आंसुओं से चमक उठीं, जो असाधारण रूप से दुखी दिख रही थीं। इसे पकड़ो। इस समय परिष्कृत आदमी ने रानी मेडुसा की ओर एक सफ़ेद जेड बोतल फेंकी। उसका स्वर अभी भी शांत था। उसे अंदर की गोली खिलाओ और यह उसके बचने को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद सीनियर। एक दुर्जय दुश्मन से लड़ते हुए भी परिष्कृत व्यक्ति को उसकी सहायता करते हुए देखकर रानी मेडुसा बहुत प्रभावित हुई और ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। फिर उसके जेड जैसे हाथ ने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और एक अत्यंत सुगंधित औषधीय सुगंध बाहर निकली। गोली में निहित शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सांप जनजाति के महान बुजुर्ग को खिला दिया। एक बार जब गोली महान बुजुर्ग के मुंह में प्रवेश करती है तो ये तेजी से एक शुद्ध औषधीय तरल में बदल जाती है, जो उसके गले से होकर उसके शरीर में बहती है, जिससे आग से हुई आंतरिक चोटों की जल्दी से मरम्मत होती है। हालांकि महान बुजुर्ग की चोटों की गंभीरता के कारण गोली केवल उसके जीवित रहने को सुनिश्चित कर सकती थी और उसके सभी घावों को तुरंत ठीक नहीं कर सकती थी। उसके शरीर के जले हुए मांस के क्षेत्र अभी भी तीव्र दर्द उत्सर्जित कर रहे थे। इसके बावजूद रानी मेडुसा पहले से ही बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि गोली लेने के बाद महान बुजुर्ग को होश आ गया था। जैसे ही उसका पहले से तनावपूर्ण दिल शांत हुआ, रानी मेडुसा की नज़र गूहे पर लौट आए और परिष्कृत आदमी मौत से बाल बाल बचने के बाद सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने एक नया वस्त्र पहना और घबराकर आकाश में हो रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। # इससे पहले होश खोने से पहले आखिरी क्षण में सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेडुसा की आवाज़ सुनी। वह पूरी तरह से जानती थी कि यह परिष्कृत आदमी ही था जिसने उसे बचाया था, इसलिए इस समय उसकी निगाह में उसकी ओर कृतज्ञता और प्रशंसा का एक अजीब संकेत था। उनकी चौकस निगाहों के सामने दो अग्नि जानवरों के बीच लड़ाई एक बुखार की स्थिति तक पहुंच गई थी, जिसमें प्रत्येक हमला जीवन या मृत्यु संघर्ष था। अग्नि जानवरों को नियंत्रित करने वाले दो व्यक्तियों के माथे पर भी पसीना आने लगा था। जाहिर है, इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई इन भयानक रूप से शक्तिशाली सेनानियों पर भी काफ़ी भारी पड़ रही थी। ये देखकर सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेडुसा को धीरे से सुझाव दिया, महाराज, यहाँ बहुत खतरनाक है, क्या हमें चले जाना चाहिए? महान बुजुर्ग के सुझाव को सुनकर रानी मेडुसा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, महान बुजुर्ग, अगर हम अभी चले गए और हमारे उपकारकर्ता को कुछ हो गया तो मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए दोषी महसूस करूंगी। इस समय रानी मेडुसा को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि परिष्कृत आदमी ने उसे क्यों बचाया था या उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था या नहीं। उसका पूरा ध्यान परिष्कृत आदमी और गूहे के बीच की लड़ाई पर था। वह प्रार्थना कर रही थी कि परिष्कृत आदमी गूहे पर विजय प्राप्त करे। दुर्भाग्य से इस लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से गूहे के नियंत्रण में था। लियू लिंग के दूर से देखने के कारण गूहे खुद को हारने नहीं दे सकता था, पराजित पक्ष को उसका क्लोन होना था।
रानी मेडुसा के रुकने पर जोर देते हुए सांप जनजाति के महान बुजुर्ग भी अनिच्छा से रुक गए। मैदान पर लड़ाई लगातार तीव्र होती गई। जैसे ही बैंगनी किलिन और अदृश्य अग्नि अजगर आपस में उलझे, गूहे और उनके क्लोन के बीच भी करीबी मुकाबला शुरू हो गया। परिणामी युद्ध की लहरों ने आसपास के शून्य को तोड़ दिया और सभी दिशाओं में एक ठंडा दबाव फैल गया। दर्जनों चालों के भयंकर आदान प्रदान के बाद परिष्कृत व्यक्ति की छाती पर अचानक गूहे का एक मुक्का लगा, जिससे वह दर्जनों कदम पीछे हट गया, अस्थायी रूप से गूहे से अलग हो गया। उपकारकर्ता। परिष्कृत व्यक्ति को घायल देखकर रानी मेडुसा का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। इस बीच गूहे से कई किलोमीटर पीछे जियोजिन और लियू लिंग ने उत्साह से चिल्लाया, हाँ, मास्टर शक्तिशाली है, मास्टर अजेय है, मास्टर आगे बढ़ो, उस आदमी को नीचे गिराओ। जब लियू लिंग ने ये कहा तो गूहे की दाहिनी पलक अचानक फड़क गई, लेकिन उसने इस मामूली बात पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय इस लड़ाई के समापन पर ध्यान केंद्रित किया। खांसी, खांसी। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद परिष्कृत व्यक्ति ने हल्की खांसी की, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ हद तक कमजोर आवाज में उसने गूहे से कहा, तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो। क्या तुम हार मान रहे हो? यदि ऐसा है तो रानी मेडुसा को सौंप दो। परिष्कृत व्यक्ति के शब्दों को सुनकर गूहे के चेहरे पर विजयी भाव दिखाई दिए। इस समय गूहे और परिष्कृत व्यक्ति के बीच बातचीत सुनकर रानी मेडुसा का दिल उथल पुथल हो गया। हालांकि वह जानती थी कि उसके जीवन या मृत्यु का परिष्कृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वह बेवजह उम्मीद करती थी कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मैं रानी मेडुसा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ।